एवरीवन, पिछली क्लास में हमने सॉर्टिंग के इम्पोर्टेंट टॉपिक क्विक सॉर्ट को कवर किया था। इस लेक्चर में हम लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च को कवर करेंगे, जो कि सर्चिंग के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक माने जाते हैं। आइए समझते हैं लीनियर सर्च क्या होता है। लीनियर सर्च इज अ सिंपल सर्चिंग एल्गोरिथम दैट्स चेक each element one by one from start to end until the target element is found or list ends। कहने का मतलब ये है कि हम किसी एरे में कोई एक टारगेट एलिमेंट दिया रहता है, जिसको पूरे एरे में ट्रेवर्स करके सर्च करते हैं कि क्या वह एलिमेंट एरे में प्रेजेंट है या नहीं। तो आइए हम इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि हम इसमें अपने क्या एल्गोरिथम लगा सकते हैं, जिससे हम अपने टारगेट एलिमेंट को पा पाएंगे या नहीं। लीनियर सर्च के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जो कि जैसे लीनियर सर्च जो होता है वो सॉर्टेड और अनसॉर्टेड एरे दोनों पे काम करता है। जैसे कि पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि सॉर्टेड एरे और अनसॉर्टेड एरे क्या होता है। सॉर्टेड एरे जिसमें एरे एक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, अनसॉर्टेड जिसमें रैंडम ऑर्डर में एरे प्रेजेंट होते हैं। और इसका इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो बाइनरी सर्च से बहुत ईजी होता है। और इसमें जो एलिमेंट्स को जब हम चेक करते हैं तो सिक्वेंसली चेक करते हैं, ईच इंडेक्स पे ट्रेवर्स करते हुए टारगेट को देखते हैं है या नहीं। तो आइए एग्जांपल में जैसे देखते हैं। हमने एक एरे लिया है, देख सकते हैं आप लोग, 15 4 18 9 7। अब इसमें हम मेरे टारगेट एलिमेंट 9 है, तो हम अपने 9 को ट्रेवर्स करने के सर्च करने के लिए जब एरे में ट्रेवर्स करेंगे, तो सबसे पहले हम पहले इंडेक्स पे जाएंगे, चेक करेंगे क्या ये 9 जो है वो 15 के बराबर है। तो इस केस में 9 जो है 15 के बराबर नहीं, फॉर 9 15 के बराबर नहीं होता। तो हम अपने इटरेशन को आगे बढ़ाते हुए सेकेंड इंडेक्स पे आएंगे। सेकेंड इंडेक्स पे चेक करेंगे 9 4 के इक्वल है, नहीं है। तो इटरेशन को आगे बढ़ा के थर्ड इंडेक्स पे आएंगे, 18 को चेक करेंगे क्या 18 मेरा 9 के बराबर है, नहीं है। तो फोर्थ इंडेक्स पे आएंगे, फोर्थ इंडेक्स जो कि मेरा 9 है। तो 9 और 9 इक्वल हुए। तो इस केस में हम बाहर एक बुल फंक्शन बनाए रहेंगे, बुल चेक फंक्शन बना लेंगे कि जब भी मेरा टारगेट हिट कर जाए कि एरे में प्रेजेंट है, तो मैं अपने बुल फंक्शन को ट्रू कर दूंगा। इसका मतलब कि हमें बुल सॉरी एरे में जो एलिमेंट है वो मिल गया है, और एरे को ब्रेक कर दूंगा। और अगर एरे में मेरे मुझे अगर नहीं मिला एलिमेंट, तो मेरे जो बुल की वैल्यू रहेगी वो फॉल्स रहेगी, जो कि वो कंडीशन बताएगी कि मुझे एरे में एलिमेंट मिला है या नहीं। तो एग्जांपल में आप जैसे देख सकते हैं, जो 9 है, 9 हमने लिया था, वो 9 थर्ड इंडेक्स पे प्रेजेंट है। तो इस एरे में अगर हम अपना लीनियर सर्च का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, तो हमें एरे में एलिमेंट प्रेजेंट मिलेगा। आइए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझते हैं कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है। लीनियर सर्च की जो कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है वो बेस्ट केस में बिगो ऑफ एन हो सकती है। अब बेस्ट केस का क्या मतलब है कि अगर हम अपने एक एरे बनाएं और एरे में पहला एलिमेंट ही मेरा टारगेट एलिमेंट मिल जाए, तो जो इटरेशन होगा वो सिर्फ एक बार चलेगा। तो अगर टारगेट फर्स्ट एलिमेंट हो जाए, तो वो बेस्ट केस में मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1 होती है। और एवरेज केस में आप देख सकते हैं कि n/2, जो कि ऑर्डर ऑफ n के इक्वल होता है, जब टारगेट मेरा किसी मिडिल इंडेक्स पे अगर प्रेजेंट हो, तो उस केस में एवरेज केस उस कहते हैं। और जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ n/2, जो कि n ली जाती है। आपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लेक्चर में पढ़ा होगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है। वर्स्ट केस में ऐसा हो कि हमारे पूरे एरे में हम ट्रेवर्स कर जाएं और एरे में मुझे एलिमेंट प्रेजेंट ना मिले, तो उस केस में पूरे एरे में ट्रेवर्स करने की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ऑर्डर ऑफ n होती है। तो आइए अब हम इसके कोड वाले पार्ट पे चलते हैं कि इस लीनियर सर्च के एल्गोरिथम को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। हैं कि लीनियर सर्च एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक इनपुट n ले लिया, n साइज का वेक्टर बना लिया, आप लोग देख सकते हैं। अब वेक्टर को इनपुट में ले लिया, फिर एक टारगेट इनपुट लिया, और एक इंडेक्स वेरिएबल बना लिया कि अगर मेरा एलिमेंट प्रेजेंट होगा एरे में, तो किस इंडेक्स पे प्रेजेंट है उसे स्टोर कराने के लिए। तो बेसिकली हमने किया क्या कि एक फॉर लूप चलाया, या फॉर लूप एक चलाया एन साइज तक, और हर बार हर इटरेशन में चेक करते ये है कि क्या जो मेरे एरे का एलिमेंट है वो मेरे टारगेट के बराबर है। जिस केस में अगर टारगेट के बराबर हो जाती है, इफ कंडीशन चल जाता है, तो उस केस में हम अपने एरे के जो एलिमेंट है उसका इंडेक्स
इंडेक्स वेरिएबल को दे देंगे और ब्रेक कर देंगे। आप लोग देख सकते हैं जैसे यहाँ पे 9 जो है वो प्रेजेंट होगा इस केस में। जो एरे बना है, एरे में 9 प्रेजेंट है, तो इस केस में हिट कर जाएगी। आइए अब इसे ड्राई रन करके देखते हैं कि क्या मेरा प्रॉपर कोड वर्क कर रहा है या नहीं। सबसे पहले हमने 5 साइज के इनपुट ले लिया एरे। अब एरे को इनपुट ले लेते हैं 15 4 9 7। अपने टारगेट एलिमेंट को इनपुट ले लेते हैं 9 और चेक करते हैं। देखिए जैसे हमने टारगेट एलिमेंट को इनपुट में लिया तो टारगेट इज प्रेजेंट एट इंडेक्स 3। अब देख सकते हैं इस केस में 0 1 2 3 तीसरे इंडेक्स पे मेरा जो टारगेट एलिमेंट 9 था वो तीसरे इंडेक्स पे प्रेजेंट था। तो जो मेरा कोड है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। इसकी कम्प्लेक्सिटी आप लोग देख सकते हैं कि पूरे हर बार इटरेशन एन इटरेशन तक, हर एक इटरेशन के लिए हम अपने टारगेट एलिमेंट को चेक करें तो वर्स्ट केस में जो होगी वो बिग ऑफ एन इटरेशन तक मेरे लूप चलेगा। तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वर्स्ट केस में वो बिग ऑफ एन होगी। आइए अब समझते हैं कि बाइनरी सर्च क्या होता है। बाइनरी सर्च इज अ efficient सर्चिंग एल्गोरिथम दैट वर्क्स ओनली सॉर्टेड एरे। बाइनरी सर्च एल्गोरिथम केवल सॉर्टेड एरे पे काम करता है। इट रिपीटेडली डिवाइड द सर्च रेंज इन अ हाफ बाय कंपेयरिंग द मिडिल एलिमेंट। मिडिल एलिमेंट को कंपेयर करते हुए अपने जो सर्चिंग रेंज है उसे हर बार हाफ में डिवाइड करता जाता है। इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है बाइनरी सर्च लगाने की एल्गोरिथम की, वो क्या क्या हो सकती है कि हमेशा जब भी हम अपने बाइनरी सर्च को लगाएंगे तो ये हमें ध्यान में रखना है कि हमारा एरे सॉर्टेड होना चाहिए। और इसमें डिवाइड एंड कॉन्क्योर अप्रोच का यूज होता है। ये लीनियर सर्च से बहुत ही अच्छा एफिशिएंट सर्चिंग एल्गोरिथम माना जाता है। ये लार्ज डेटा सेट के लिए यूज किया जाता है। आइए अब हम समझते हैं कि बाइनरी सर्च एल्गोरिथम वर्क कैसे करता है। एक सबसे पहले हमने एक एरे देखा लिखा है जो कि आप देख सकते हैं, जो कि सॉर्टेड ऑर्डर में है 2 5 8 12 16 एंड देन सो ऑन। और मेरा जो टारगेट एलिमेंट है वो 23। अब ये एल्गोरिथम वर्क कैसे करता है। सबसे पहले हम अपने दो पॉइंटर लेते हैं। एक लो जो कि 0 इंडेक्स पे होगा, एक हाई जो कि लास्ट इंडेक्स पे होगा एरे के। तो पहले एलिमेंट में हम एक मिड कैलकुलेट करते हैं। मिड जो होता है वो मेरा लो प्लस हाई बाई 2 होता है। लेकिन हम इफिशिएंट एल्गोरिथम को लगाने के लिए जो मिड एलिमेंट होगा उसे लो प्लस हाई माइनस लो बाई 2 लिखते हैं। क्योंकि लो प्लस हाई बाई 2 करने से जब भी हम एल प्लस लो प्लस हाई करते हैं तो लो प्लस हाई करने से जो मेरी रेंज होती है इंटीजर की वो आउट ऑफ द रेंज चली जाती है। कि लॉन्ग लॉन्ग की जो कंडीशन होती है कि जिस रेंज तक होता है, तो इसी को मिनिमाइज करने के लिए हम लो प्लस हाई माइनस लो बाई 2 लिखते हैं, जो कि लो प्लस हाई बाई 2 मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे तो वही आएगा। तो सबसे पहले हम पहले स्टेप में देखते हैं, हमने लो पॉइंटर को 0 पे रखा और हाई पॉइंटर को 9 पे। जो तो मैं मिड कैलकुलेट किया तो उसका मिड 4 आया। तो हम अपने 4 को चेक करेंगे मिड एलिमेंट को, क्या मेरे टारगेट के बराबर है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो फोर्थ इंडेक्स है मेरा उसमें 16 है और हमारा टारगेट एलिमेंट है 23। तो जो 16 है वो 23 से छोटा है। तो हमें ये पता चल गया कि जो मेरा 23 है टारगेट एलिमेंट अब इस रेंज में तो नहीं मिल सकता। तो हम अपने जो सर्चिंग रेंज है उसे बढ़ाते हुए क्या करेंगे, मिड को लो को मिड प्लस वन कर देंगे। जो अब सेकेंड केस में मेरा लो 23 पे आ जाएगा। अब मैं दूसरा केस देखता हूँ। तो 23 जो मिड प्लस वन हो जाएगा लो मेरा। अब मेरा लो 5 पे आ गया, हाई 9 पे। तो लो प्लस हाई बाई 2 कैलकुलेट करेंगे, जो कि हम उसे लिखेंगे तो लो प्लस हाई माइनस लो बाई 2 लिखेंगे। तो 5 प्लस 9 बाई 4 मिड 7 आ गया। अब मैं सेवेंथ इंडेक्स पे चेक करूंगा, क्या सेवेंथ इंडेक्स पे मेरे 56 है। अब इस केस में 56 जो है वो मेरा 23 से बड़ा हो गया। तो अब जो मेरी सर्चिंग रेंज होगी वो हाई इक्वल्स टू मिड माइनस वन हो जाएगी, क्योंकि अब मेरा जो रेंज आ गया पहले केस में मेरा यहाँ, अब मेरा जो रेंज बन गया ये रेंज बन गया। ये आप देख सकते हैं 23 38।
तो अब मैं अपने हाई को मिड -1 कर दूंगा। इस बार मेरा जो हाई है वो 38 पे आ जाएगा, इसका मतलब कि 6 इंडेक्स पे। अब हम मिड कैलकुलेट करेंगे, फिर से मिड कैलकुलेट किया, इस बार मिड आया मेरा 5। और 5 पे चेक किया, मेरा टारगेट हिट कर गया, मतलब जो मेरा एरे का 5 इंडेक्स है वो टारगेट फाइंड कर गया। तो इस तरीके से हम अपने 2 पॉइंटर अप्रोच से बाइनरी सर्च को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बाइनरी सर्च में को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, आइए हम इसके बाइनरी सर्च के कोड वाले पार्ट को देखते हैं कि कैसे इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि बाइनरी सर्च एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक इनपुट ले लिया n, और एक टारगेट एलिमेंट ले लिया, जो कि हम टारगेट एलिमेंट को यहाँ हटा के इसे इधर इनपुट ले लेते हैं। तो हमने एक एन साइज का इनपुट लिया और एक वेक्टर बनाया, एन साइज का क्रिएट किया, और ध्यान में रहे कि वेक्टर जो रहेगा मेरा, वो हम वेक्टर एक सॉर्टेड ऑर्डर में लेंगे। अगर वेक्टर सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है तो हम एक बिल्ट इन सॉर्ट फंक्शन होता है, लाइब्रेरी होती है सी प्लस प्लस में, जिसे हम यूज करते हैं सकते हैं, जिसे हम यहाँ लिख देते हैं पहले से। अगर वेक्टर मैंने सॉर्टेड इनपुट नहीं लिया तो जो मेरा इन वेक्टर बनेगा वो इस लाइब्रेरी के थ्रू सॉर्ट हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं ये एक बिल्ट इन लाइब्रेरी होती है सी प्लस प्लस में, जो कि डायरेक्ट वेक्टर को, किसी एरे को, वेक्टर को सॉरी सॉर्ट कर देती है। फिर हमने एक टारगेट इनपुट लिया, देख सकते हैं आप लोग। फिर नम्स एरे को इनपुट में लिया, माफ कीजिएगा, यहाँ पे पहले मुझे इसे यहाँ पे सॉर्टेड करना पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर को इनपुट मैंने बाद में लिया है। तो हम यहाँ से इसे हटा देंगे। तो अब हमने एक बाइनरी सर्च फंक्शन कॉल किया है कि हम जिस फंक्शन जिस एरे, और उसमें एक में हमने एक एरे पास किया है और अपना टारगेट पास किया है पैरामीटर के। और सबसे पहले हम एक लो पॉइंटर बनाया है, जो कि आप देख सकते हैं, उसे 0 से इनिशियलाइज किया है। एक हाई पॉइंटर बनाया जिसे साइज -1 से इनिशियलाइज किया है। तो लो जो मेरा रहेगा वो यहाँ पे रहेगा, और हाई जो रहेगा वो लास्ट इंडेक्स पे रहेगा। हम अपने ये कंडीशन मेरी तब तक चलती रहेगी जब तक कि लो जो है, ये लो पॉइंटर मेरा हाई पॉइंटर के छोटा या बराबर नहीं हो जाता, देख सकते हैं आप लोग। और हम हर बार वाइल लूप के अंदर हम अपने मिड को कैलकुलेट करेंगे, और मिड को लो प्लस हाई माइनस लो बाई 2 कैलकुलेट करेंगे। हालांकि इसे हम लो प्लस हाई बाई 2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लो प्लस हाई बाई 2, लेकिन हम लो प्लस हाई माइनस लो बाई 2 ही लिखेंगे, क्योंकि लो प्लस हाई बाई 2 करने से कि अगर मेरी लो की जो इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा हो और हाई भी बहुत ज़्यादा हो, तो उस केस में समेशन होके वो आउट ऑफ रेंज ओवरफ्लो हो जाता है। तो उसे कम करने के लिए हम यहाँ डिफरेंस लेते हैं, तो डिफरेंस से मिनिमाइज होके फिर लो में समेशन होता है। तो इससे जो रेंज के भी अंदर ही आ जाते हैं, जो भी इंटीजर का या लॉन्ग लॉन्ग का जो रेंज होता है। और फिर हम अपने इफ कंडीशन में चेक करते हैं कि क्या मेरा जो वेक्टर का मिड एलिमेंट है वो टारगेट के बराबर है। तो देख सकते हैं आप लोग कि हमने ड्राई रन करके दिखाया कि लो प्लस हाई बाई 2 कैलकुलेट करने के बाद एरिया 4 जो कि 16 आएगा वो 23 से छोटा है। तो अब हम क्या करेंगे, ये इस कंडीशन में मेरी इफ कंडीशन नहीं चली, तो अब मैं अपने देखूंगा कि नम्स ऑफ मिड मतलब 16 क्या टारगेट से छोटा है। तो हाँ, ये कंडीशन हिट कर जाएगी, जो कि 16 जो है, देखिए आप, 23 मेरा टारगेट था, तो 23 से छोटा है। तो अब मैं अपने लो को जो है वो यहाँ पे रख दूंगा, लो को मिड+1, लो को सॉरी मिड+1, मिड मेरा 16 था, तो लो को मैं मिड+1 वाले इंडेक्स पे रख दिया। तो एल्स इफ कंडीशन चल गई तो एल्स कंडीशन नहीं चलेगी। और फिर हम अपने वाइल लूप में मिड को ऐसे कैलकुलेट करेंगे जब तक कि लो हाई से छोटा रहेगा। और इस बार हाई वाले कंडीशन हिट करेगी तो रेंज मेरा घट के यहाँ आ जाएगा। और फिर लास्ट केस में
मेरी ये कंडीशन हिट कर जाएगी। इफ वाली कंडीशन नम्स मेरा मिड जो है वो टारगेट के इक्वल हो जाएगा, तो मैं रिटर्न कर जाऊंगा। रिटर्न अपने मिड इंडेक्स को दे दूंगा, और देखिए हमने एक जो फंक्शन कॉल किया है उसे इंटीजर में स्टोर करा रहे हैं, और फिर फंक्शन जो भी रिटर्न इंडेक्स है उसे मैंने प्रिंट करा दिया। अगर पूरे भी लो से हाई तक कंडीशन चल गई और मेरे एरे में एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो वो उस केस में मैं रिटर्न -1 कर दूंगा, और मैं आंसर में अपने स्टोर करा के यहाँ प्रिंट करा सकता हूँ। तो आइए देखते हैं कि क्या मेरा कोड प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले आइए सॉरी रन कराते हैं कोड को। तो हमने ले लिया, आप जैसा देख सकते हैं 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 साइज का एरे ले लिया, और जिसमें 10 साइज का एक एरे लिया, और एक इनपुट ले लिया। टारगेट एलिमेंट में ले लिया अपना 23, और इनपुट जो हो गया मेरा 2 5 सॉरी 8, सॉरी 2 5 8 12 16 23 and 92 और हम अपने देख सकते हैं कि हम एरे के अपने टारगेट एलिमेंट को 23 पे दिखे थे, तो जो 23 है वो मेरा फिफ्थ इंडेक्स पे है, तो ये मेरा फिफ्थ जो आया है वो इंडेक्स को रिटर्न करना है, इसका मतलब प्रेजेंट है। अगर यहीं पे अगर मैं इसे इनपुट लेके अगर दिखाऊं, आप देख सकते हैं कि अगर मैं दिखाना चाह रहा था अगर नहीं प्रेजेंट है तो किसके, तो क्या रिटर्न करेगा। तो आइए देखते हैं कि अगर एरे में एलिमेंट नहीं है तो उस केस में रिटर्न -1 हो रहा है या नहीं। मान लीजिए 5 में साइज का एरे लिया, 2 3 4 5 6 ले लिया, टारगेट एलिमेंट 7 ले लिया। तो देखिए मैंने 5 जो है एन साइज का एक वेक्टर बनाया जिसमें 5 एलिमेंट मेरे ये रहे, और मैं अपने टारगेट एलिमेंट 7 को लिया, तो उस केस में 7 एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो रिटर्न मेरा -1 हो गया। तो आइए अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि हर बार जो मेरा एरे है, हर बार ये जो एरे दिया है वो मिड हाफ में डिवाइड हो रहा है। तो एक पहले केस में मान लेते हैं यहाँ डिवाइड हुआ, दूसरे केस में मेरी रेंज इधर हुई, फिर इसकी रेंज और कम हुई, मतलब हर बार बाई 2 होता जा रहा है। तो एक कंडीशन ऐसा आएगा जब मेरा लो इक्वल टू हाई, या फिर हाई जो लो ग्रेटर देन हाई हो जाएगा, तो उस केस में मेरा वाइल लूप खत्म हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो हर बार मेरा एन साइज का जो था n/2 हुआ, फिर अगली केस में n/4, n/6, सॉरी n/8, ऐसे n/2 के किसी पावर में जाता रहेगा, और वो 1 एलिमेंट होने के लिए जो मेरे 2 की पावर है उसे लॉग एन होना पड़ेगा। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो लॉग एन होती है एवरेज केस में, और वर्स्ट केस में अगर टारगेट एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो हर बार पूरा एलिमेंट डिवाइड हो जाएगा। और अगर एलिमेंट प्रेजेंट है तो ऐसा हो सकता है कि पहली बार में मिड हम कैलकुलेट करें और मिड एलिमेंट पे मेरा टारगेट हिट कर जाए। तो बेस्ट केस जो अप्रोच होगी उस केस में मेरा ऑर्डर ऑफ 1 होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। थैंक यू।